Hello everyone and welcome to our channel Toppers Gurukul. You are watching our ongoing series on 10 important questions in sociology designed especially for CUET and UGC NET aspirants. So whether you are preparing for UG entrance or aiming for UGC NET JRF, these sessions will support your preparation with clarity and relevances. So let's begin today's session. So question number 1 on your screen. Who among the following is associated with conflict theory? Parson, Merton, Coser, or Baker? So the correct answer is Coser. So ये जो लुइस कोजर हैं ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं. So next question. Which of the following is not a method of data collection? इनमें से कौन सा जो मेथड है वो डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टैबुलेशन और क्वेश्चनेयर. यस, करेक्ट आंसर इज टैबुलेशन. ये जो टैबुलेशन है ये डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है. बाकी सारे तो हैं. इंटरव्यू हो गया जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो, ऑब्जर्वेशन हो गया इससे भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं एज अ रिसर्चर, एंड क्वेश्चनेयर से भी वी कलेक्ट डेटा. बट टैबुलेशन इज नॉट अ टूल फॉर डेटा कलेक्शन. आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपके. क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर, मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर stay away from the group, B become a part of the group, C send surveys, D uses only secondary data. पूछा गया है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो हमारे रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रुप से दूर रहते हैं, बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, या फिर उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, या फिर सेंड सर्वेज, सर्वेज के लिए भेजे जाते हैं, या फिर यूजेस ओनली फॉर सेकेंडरी डेटा. उन रिसर्चर जो है वो सिर्फ सेकेंडरी डेटा के लिए यूज होते हैं. So the correct answer is become a part of the group. As a researcher, अगर आप किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, वो भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अगर आप कर रहे हो, तो यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल रिफर्स टू. जो रिलायबिलिटी होती है टूल की वो किस पर रिफर करती है? एक्यूरेसी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी और ऑब्जेक्टिविटी. यस, द करेक्ट आंसर इज कंसिस्टेंसी. तो ये जो हमारी रिलायबिलिटी होती है, मतलब कोई भी टूल कितना ज्यादा रिलायबल होगा वो कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करेगा. जितना कंसिस्टेंट होगा उतना रिलायबल होगा. ओके, नेक्स्ट. ऑपरेशनल डेफिनेशन मीन्स. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूछा गया है, ये पीवाईक्यू है. जो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है इसका मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, assumptions of a concept, working definition in a study, or mathematical formula. तो ये है वर्किंग डेफिनेशन इन अ स्टडी. मतलब आप किसी भी डेफिनेशन की अगर स्टडी कर रहे हो तो ये वर्किंग जो डेफिनेशन होती है वो ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है. तो जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है वही वर्किंग डेफिनेशन है. ओके, नेक्स्ट. पॉजिटिविज्म एडवोकेट्स. पॉजिटिविज्म क्या एडवोकेट करता है? यूज ऑफ इंट्यूशन, रिलीजियस अथॉरिटी, साइंटिफिक मेथड, या फिर वैल्यू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग. मतलब जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है, ये पॉजिटिविज्म अप्रोच किसने यूज की थी? प्लीज अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए. क्या एडवोकेट करता है पॉजिटिविज्म? ऑब्वियसली ये साइंटिफिक मेथड को एडवोकेट करता है. नेक्स्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ राजपुताइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय. इसको हिंदी में बोलते हैं राजपूतनीकरण. ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था? एन के बोस, सुरजीत सिन्हा, डेविड हार्डिमैन, एम एन श्रीनिवासन. यस, करेक्ट आंसर इज सुरजीत सिन्हा. इन्होंने क्या दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था राजपुताइजेशन का. अच्छा, ये जो राजपूतनीकरण होता है इसका मतलब होता है कि जो हमारी मतलब उस टाइम जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे तो वो राजपूतों को देख करके उनका कल्चर फॉलो करने लगे थे. तो तो इसी चीज की सुरजीत सिन्हा ने इसी चीज को
ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉइन किया था सुरजीत सिन्हा ने। ठीक है, बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे कि एम एन श्रीनिवास ने एक टर्म दिया था संस्कृताइजेशन, है ना। तो अगर एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन दिया और राजपूतनीकरण किसने दिया, सुरजीत सिन्हा ने। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर emergence of rural leadership, empowerment of rural women, ग्राम पंचायत फंक्शनिंग या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूरल यूथ। तो ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट आया था वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था? द करेक्ट आंसर इज ग्राम पंचायत फंक्शनिंग। मतलब ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग के लिए ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट कल्चर ऑफ पॉवर्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑस्कर लिविस, मिशेल हैरिंगटन, वॉल्टर बी मिलर या फिर केनेथ लिटिल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्कर लुइस। इन्होंने ये जो हमारा टर्म है कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये सारे पीवाईक्यू ही है, मैं पीवाईक्यू से लेकर के आई हूँ। तो प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को नए लगे तो प्लीज नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। Which two of the following are associated with right to city and slums study? अच्छा, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन के एक साथ आंसर पूछ लिए गए हैं। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ ये पूछते हैं राइट टू सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, या फिर ये जो स्लम्स पर स्टडी किसने की थी। यस, तो करेक्ट आंसर इज ये जो राइट टू सिटी है ये हेनरी लेफेब्रे ने की थी। तो अगर हेनरी लेफेब्रे इज द करेक्ट, अच्छा बी ऑप्शन तो दोनों में आ रहा है, सेकंड में भी और फोर्थ में भी। नेक्स्ट है स्लम स्टडी। तो स्लम पर स्टडी की थी रॉबर्ट न्यूवर्ट ने। ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर होंगे, मतलब बी एंड सी, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। राइट टू सिटी पर स्टडी हेनरी लेफेब्रे की थी एंड स्लम्स स्टडी पर रॉबर्ट न्यूवर्ट की थी। अच्छा, रॉबर्ट न्यूवर्ट की एक बहुत ही फेमस बुक है, वो है शैडो सिटीज, जो अक्सर एग्जाम में पूछ दी जाती है। तो प्लीज कीप इन माइंड रॉबर्ट न्यूवर्ट की बुक शैडो सिटीज। तो ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।